मॉड ऑफ एक्स, माइनस में दे रखा है कॉट इनवर्स मॉड एक्स, है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इनटू में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1, ठीक है ना। साथ में ये भी बता देता हूं कि ये अपने आप में फ्रैक्शनल पार्ट है, ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नीचे वाला भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। क्वेश्चन में बोलने वाले ने कहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, ठीक है ना। चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स। हाँ जी साहब, एच एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। चेक कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0। देख लिया आपने क्वेश्चन, है ना। फटाफट से पहले दिमाग के अंदर पहला स्लॉट बताएं कि 0 पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। अरे नहीं नहीं, F0 ऐसे बोलना है, F0 प्लस F0 माइनस, 3 चीज है ना। देखो, तो हम लोगों को H की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बोले तो H0, सही है भाई। H0 का मतलब मॉड ऑफ Z F0, सही है। अच्छा, अब G तो ठीक है, लेकिन F0 पे आता हूं। F0 का मतलब क्या हुआ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, अपॉन में नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 प्लस 1, सही है भाई। अब आप ये सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फ्रैक्शन वैसे 0 की मल्टीप्लाई होती है सब 0, सही है ना, तो इट बिकम्स मॉड G0, सही है। मॉड G0 का मतलब हो गया कि मैं G0 करूंगा तो tan इनवर्स x की जगह 0, याद है ना। अरे G0 माने x की जगह 0 G में, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ tan इनवर्स 0 माइनस कॉट इनवर्स 0। जल्दी से सोचो कि याद आया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0, π/2, तो माइनस π/2 का मॉड इज, तो पहला तो H0 निकल गया। H0 निकलते ही मेरा सेकंड हिट आने लग गया H0 प्लस, सही भाई। H0 प्लस का मतलब कितना हो गया, मॉड ऑफ GF0 प्लस, सही है। अच्छा, GF0 प्लस का मतलब हो गया, देखो मैं कह रहा हूं इसमें माइक में कुछ लफड़ा है। हाँ भाई, यहां देखा जाए तो इट विल बी GF में आता हूं। F0 का मतलब हो गया इसमें x की जगह पे, F में 0 प्लस करूंगा तो x की जगह 0 प्लस h, तो इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h, फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस h, अपॉन में नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h प्लस 1, सही है भाई। और इसका मॉड, हाँ भाई, इसका मॉड है, सॉरी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के चक्कर में सब 0, तो अगेन इट विल बी मॉड G0, सही है। और मॉड G0 हमने अभी भी निकाला था, दैट वाज π/2, तो इसमें वापस π/2 आ गया। यहां तक दोनों वैल्यूज बराबर हैं, क्या मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए, हाँ या ना। ऑब्वियस ही बात है, दोनों बराबर आ रही है, अब आगे चलता हूं। H0 माइनस, इसका मतलब G ब्रैकेट में कितना, F0 माइनस, और खटक से क्विकली एक डिसीजन लेते हैं। G ब्रैकेट में बोलो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस h, बोले तो -1, सोच लेना, -h, अपॉन में नीचे कितना, ये 1 प्लस h की जगह 1 माइनस h। अब आया तकलीफ का समय आपका। हाँ भाई, टाइम बताएं, ऊपर वाला 0 -1, एक सेकेंड, G ब्रैकेट के अंदर ऊपर -1 इंटू 1 माइनस h अपॉन 0। अब क्या बोलते हो आप, इट इज इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, पक्का। तो मैं लिख दूं, मॉड में कितना, G माइनस इनफाइनाइट, सही है। अच्छा, एक बार के लिए आपके लिए खटाखट ग्राफ बना देता हूं कॉटेक्स का, सही है, कॉटेक्स का। अब मैं आपके सामने वैल्यू रख रहा हूं भाई, है ना। आप मुझसे कहेंगे कि x की जगह सर आप इनफाइनाइट रखो, है ना, x की जगह माइनस इनफाइनाइट रख रहा हूं, tan इनवर्स x में x की जगह माइनस इनफाइनाइट, तो इट इज tan इनवर्स मॉड माइनस इनफाइनाइट माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कितना, मॉड में माइनस इनफाइनाइट, राइट है। और पूरे के बाहर फिर से मॉड, tan इनवर्स मॉड इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, अरे माइनस को खा जाएगा ना मॉड, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan थीटा में इनफाइनाइट कहां आता है, π/2, श्योर। और कॉट थीटा में इनफाइनाइट कहां आता है, 0 पर, तो आंसर विल बी, बच गए तो क्या कहते हो, कंटिन्यूअस, सही है। हालांकि गौर से देखा जाए तो, है ना, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन था,
बट उसके बावजूद भी कोई परेशानी नहीं करी इसने, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें से क्वेश्चन देखते ही भाग जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही भाग जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन को हिट ही नहीं करते, जबकि इतना कोई बहुत मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इवन मैंने तो और ज्यादा टफ के लिए प्रिपेयर किया था, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था मैं, जबकि इसका यूज ही नहीं हुआ। अगर मैं u की ये वैल्यू यहां रखता हूं, अगर मैं u की ये वाली वैल्यू यहां रखता हूं, है ना, तब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन चला जाएगा। अरे fu विल बी, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम f1 अपॉन x प्लस 2, सही है ना। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन वाली फील है। तो देखो, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में एंटर करूं, पहले बता देता हूं इसको दर्द का है, इसको दर्द x इज इक्वल टू -2 का है, ठीक है ना। तो एक तो पहली बात तो x इज इक्वल टू -2 आते ही अंदर इनफाइनाइट बन जाएगा, और अगर अंदर इनफाइनाइट बन गया तो फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस पक्का है, माने -2 पे तो इसको दर्द है ही है पक्का, ये तो मान के चलो आप, ठीक है ना। तो ये तो एक तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तो मिल ही गया, बाकी कहां है, बाकी के लिए बात करता हूं। एक बार और सोचिए, इस fu का दर्द कहां है साहब। क्या मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नीचे लिखा है इसको मैं लिखता हूं 2u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 9, सही लिखा है गलत लिखा, प्लस 3, सही है गलत है, सही है गलत है, जम नहीं रहा मेरे को, 4 ले लूं। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कितना लूं बोलो, -2u -3u बराबर, सही है भाई। अच्छा 3 अपॉन में नीचे आगे पहले वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, और फिर -1 अंदर u -1 बराबर क्या, -3u -1, तो इट विल बिकम 3 अपॉन 2u -3 एंड u -1। हाँ साहब, आप बताइए इस fu को प्रॉब्लम कहां है ना। तो मैं कहूंगा डिसकंटिन्यूअस व्हेन व्हाट, when u is equal to 3/2 and u is equal to 1, लेकिन आंसर तो x में बताना है, कहां लिखा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx, तो मुझे u की जगह क्या करना चाहिए, 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, और इधर से देखा जाए तो 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना, -1, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, माने जिस दिन x की वैल्यू -1 होगी, जिस दिन x की वैल्यू -1 होगी u की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जिस दिन u की वैल्यू 1 हो जाएगी fu को तकलीफ होगी, आई बात। माने x की इस वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा और ये डिसकंटिन्यूअस होते fu डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा एनी वे अपन इसकी बात कर रहे थे, इट विल बी 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, माने 3x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/3, माने जिस दिन x की वैल्यू -4/3 होगी u की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये होते ही fu विल बी डिसकंटिन्यूअस, सही है। बहुत अच्छे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। हमारे को सारे आंसर x में देने हैं, अक्सर हम लोग ये गलती कर ही बैठते हैं, है ना। हमारी शीट में भी शायद पहले 6 में ही ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन पहले 6 में, फर्स्ट 6 में अगर क्वेश्चन है तो बच्चे को लगता होगा यार क्या यार ये मेरे से यही नहीं हुआ, 6 क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, अरे कैसे हो जाएगा, ये लास्ट टाइटल है यार, ये लास्ट टाइटल है, हाउ कैन यू डू इट, ठीक है ना। हाँ ये तो कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, बट इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसको पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान से समझना, है ना, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट, क्योंकि fx के लिए पेरेंट fu है,
जिस दिन x की जगह u की जगह x का टर्म जाएगा fx बन के सामने आएगा। तो जहां जहां x को दर्द है वहां वहां u को दर्द है, ठीक है, x की जहां जहां प्रॉब्लम है। अब अपन इसको श्रिंक कर गए, ठीक है। अब अगला है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, ठीक है। एक छोटा सा टाइटल फटाफट वाला जो आप मेरे को सिखा रहे होंगे, ठीक है। देखें, ऑल क्वेश्चंस बिलोंगिंग विथ rational and irrational values, rational and irrational values of x comes into this caption। जितने भी क्वेश्चन के अंदर, जिन जिन क्वेश्चन के अंदर x की रैशनल या इरेशनल वैल्यू के ऊपर बात छेड़ दी गई वो सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी एक्सरसाइज उठाइए, एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन इस पे है। इवन कुछ साल पहले तक आईआईटी का पहला क्वेश्चन इस पे था, हमारी शीट का। वो तो हमने अब डिलीट करते गए क्योंकि नए नए क्वेश्चन आते गए। इसका मतलब आईआईटी और मेंस दोनों को इसके बारे में पता है, सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, वो सारे क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा, एक छोटा टाइटल खटाखट समझाने वाला। अगर समझना, फंक्शन इस तरह से है कि जिस दिन आप x की सभी, x की कोई भी रैशनल वैल्यू देते हैं, फंक्शन का आंसर 1 होता है। जिस दिन x की वैल्यूज आप इरेशनल लेते हैं उस दिन x का आंसर, fx का आंसर -1 होता है। समझना आप, रैशनल वैल्यूज पे 1, इरेशनल वैल्यूज पे -1। ऐसा कोई भी फंक्शन होता है दैट कम्स इनटू दिस पार्ट। हालांकि आप में से कई लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये फंक्शन मैंने आपकी आंखों के आगे रखा था फंक्शन के दौरान, चैप्टर के दौरान। मैंने एक नाम बोला था डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है। इट इज अ पीरियडिक फंक्शन, ये अपने आप में एक पीरियडिक फंक्शन है ना। ये एक ऐसा पीरियडिक फंक्शन है, याद होगा तो मैंने बताया था टोटल 7 पीरियडिक फंक्शन होते हैं, 6 तो ट्रिग्नोमेट्री वाले और एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, झुंझुना, याद है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वो भी बार बार रिपीट करता है। इसके सिवा 2 और छुपे हुए पीरियडिक फंक्शन होते हैं। एक होता है कांस्टेंट जिसका पीरियड अनडिफाइंड है, दूसरा डिरिचलेट, इसका पीरियड भी अनडिफाइंड है। पीरियडिक फंक्शन वो होता है जो बार बार खुद को रिपीट करे। इसका मतलब 100% सर ये भी ग्राफ को रिपीट करेगा। कैसे करेगा दिखाओ, है ना, जरा समझना। मैं स्टार्ट करता हूं 0 से। 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 आते ही फंक्शन का आंसर विल बी 1, तो डॉट विल कम एट 1। 0 का जस्ट अगला नंबर या तो रैशनल के अगला नंबर इरेशनल होगा, तो वहां पर डॉट विल कम एट -1, वो नीचे आ जाएगा। कहां आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आएगा नीचे, राइट है। तो रैशनल, इरेशनल, इरेशनल होते ही -1, फिर वापस उसका अगला नंबर विल बी रैशनल एंड कम 1, ठीक है। उसका अगला नंबर इरेशनल -1, उसका अगला नंबर रैशनल 1, उसका अगला नंबर इरेशनल -1, सही है। और फाइनली हुआ क्या, है ना, अब एक के बाद एक अल्टरनेट रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल आते हैं। 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 की झड़ी लग जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? यही चीज चलती रहेगी, 1 -1 1 -1। तो इट इज अ पीरियडिक फंक्शन बिकॉज द ग्राफ इज रिपीटिंग, बट नोबडी नोज हाउ फार इट इज कमिंग, किसी को पता नहीं है, इसलिए पीरियड नहीं डिफाइन हो पाया। बट ये पक्का आएगा जरूर, डॉट 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 1 and -1। क्या ये बात समझ में आई? नाउ से व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ दिस इज, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, ऑब्वियसली इट इज डिसकंटिन्यूअस, सही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, एक छोटा सा, एक ऐसे ही आम जन का क्वेश्चन पूछता हूं। अगर कल को ये रैशनल नंबर देखते ही 1 कह रहा था ना, अगर ये इरेशनल नंबर पे भी 1 कहता तो क्या होता? तब क्या होता? तब 0 पे 1, उसके अगले वाले पे फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, बिल्कुल ऐसे डॉट 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 छा जाते, और ये डॉट 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 विल क्रिएट अ लाइन, बिकॉज गैप आता ही नहीं, सही है कि नहीं? तो इट विल बी अ कांस्टेंट एंड इट विल बी अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन बोथ। तो याद रखना
नहीं आया? क्योंकि लगातार लाइन है, वो आपकी आंखों के आगे से ऐसा भ्रम पैदा करेगा ना, ऐसा भ्रम पैदा करेगा ना कि आपको लगेगा मैं मेरे खोपड़ी में नहीं आ रहा। लेकिन आप समझना, ये दो वर्ड्स हमारे को भी जगह देते हैं, देखते ही हम तुरंत समझ जाते हैं इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अभी मैं आने वाले टाइम में आई विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। फिलहाल इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कब कंटीन्यूअस हुआ? जब ये 1 है तो ये भी, हाँ, जब ये 1 है तो ये भी 1 हो, तब ये कंटीन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, है ना? चलो अभी फिलहाल ये आगे बात करें, है ना। तो कंटीन्यूअस कब होगा? जब दोनों वैल्यूज सेम होंगे, है ना। ऐसे ही आपसे एक बात करी है ना, ध्यान रखना, ठीक है। दो बातें मैंने आपके सामने रख दी, आगे चलो एग्जांपल ले लिया, कॉपी हो गया। अभी मेरा अगला पार्ट आ रहा है ना। अब क्योंकि 3 लाइनें कॉपी करनी है, ग्राफ बनाना है, टिक 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 टिक, ठीक है। और याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज 1 होती तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता और कंटीन्यूअस भी होता। देख लिया? अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, ऊपर डॉट 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 डॉट, नीचे डॉट 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 डॉट, ये तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे डॉट 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 डॉट। मैंने, आप यूं यूं लगा सकते हो ना। चलो आगे, फिलहाल इस पे टाइम वेस्ट करने का नहीं। हाँ भाई, fx इज इक्वल टू x हो अगर x बिलोंग्स टू q हो, ठीक है, और माइनस x हो x बिलोंग्स टू q डैश, x बिलोंग्स टू q डैश, देन फंक्शन विल बी, सुनो, कंटिन्यूअस एट क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, किसी ने मेरे से उल्टा क्वेश्चन करा कि बताओ ये कंटिन्यूअस कब होगा? ये कंटिन्यूअस जब भी होगा ये दोनों वैल्यूज सेम होगी। तो इफ फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो x को माइनस एक्स के बराबर होना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू माइनस एक्स होते 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। क्या आपको ये बात समझ में आई, है ना? ये मेंस का क्वेश्चन। अब IIT ने क्या दिया? IIT बहुत तोप नहीं है, ठीक है। उसने दिया 1 माइनस एक्स जब x बिलोंग्स टू q एंड x व्हेन x बिलोंग्स टू q डैश से, ठीक है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, हाँ साहब बोलो 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 जल्दी, क्या करूं? फंक्शन कंटिन्यूअस का होगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, कर लोगे? कंटिन्यूअस इफ व्हाट? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका अंदर 2x इज इक्वल टू 1, इसका अंदर x इज इक्वल टू 1/2, सही है? एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन MIT में बनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको कितना बिगाड़ दिया, राइट है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, हम जब पेपर में देंगे तो कुछ हद तक ऐसा क्वेश्चन दे डालते हैं, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 when x बिलोंग्स टू q, और ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस b when x बिलोंग्स टू q डैश, ठीक है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, e देन a, b। आया समझ में? अचानक से शक्ल ही बदल देते हैं, है ना। लेकिन आपकी नजर किस पे जानी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जो प्राइम है इसमें? कहां है आपकी दिमाग कट गया? नहीं, आपकी नजर जानी चाहिए Q और Q डैश। अच्छा, Q और Q डैश का क्वेश्चन है ना, ये तो होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इफ फंक्शन कंटिन्यूअस देन व्हाट? देन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस b। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन हमें नहीं पता करना कि ये कब बराबर है, इसने खुद ने दे रखा है। कहां पे? 1 और ये। एक मिनट के लिए, क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि मुझे ये ऐसा भी दिख सकता है? क्या मुझे ये ऐसा दिख सकता है? +1 - b = 0, सही है। अच्छा, इसके कितने रूट होंगे?
उनके नाम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू e, उनके रूट्स। अरे इसके ये दोनों बराबर होंगे 1 और e पे। इसका मतलब ये कि इसको उधर ले जाता हूं तो इसकी जो क्वाड्रेटिक है उसके भी दो ही आंसर होंगे 1 और e। और अगर ये वाली बात सही है तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं 1 प्लस e इज इक्वल टू क्या? हाँ, ये आपको पता है ये 1 और e क्या है? सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स हैं। 1 और e इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, 1 और e अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स विल बी 2 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। और दूसरी तरफ से देखा जाए 1 इंटू ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा, अब अपने को इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आएगा तो पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। क्यों सोल्व करें, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? सही है, आ गया है ना? चेक भाई ऑप्शन। चलो आगे, सही है, आ जाओ अगला। फॉर ऑल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, ठीक है। फिर सेमी कॉलन x बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to 3, माने इस तरह से इधर तक के x के लिए कंटिन्यूस है। 1 से 3 में फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। इफ fx इज इक्वल टू 10, देखो जरा इसको थोड़ा और करेक्ट कर देता हूं। इफ fx इज इक्वल टू 10, ठीक है, देन फाइंड f रूट 2। अब आएगा मजा? क्या 10? कारण बताओ। हाँ, क्योंकि कंटिन्यूस होने पर इसे कांस्टेंट होना पड़ेगा। नहीं आया? अभी अभी बात करी थी ना मैंने। अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर ये देखो, ये रेशनल वैल्यूज के ऊपर बात हो रही है कि नहीं? अच्छा, और ये कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स है, सभी एक्स के लिए कंटिन्यूस है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसे कांस्टेंट मान लें। अब देखो, इसको थोड़ा सा एक बार के लिए डिस्क्राइब कर देता हूं, आप में से कई लोग थोड़ा हैरान हो सकते हैं। हमने कहा एफ एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्यू, एक्स बिलोंगिंग टू सम रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, और एक्स बिलोंगिंग टू क्यू डैश, सही है, क्यू डैश के टाइम पर रूट 2 उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ ये कितनी होनी चाहिए? 10, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आगे बात, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ दिस इज इक्वल टू 10, तो फंक्शन पूरी तरह 10 हो जाएगा हमेशा के लिए, 1 से लेकर 3 तक की हर वैल्यू के लिए 10 हो जाएगा। आई बात? तो कहना मतलब ये कि हेंस f रूट 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर भी याद रखना, बहुत काम की चीज है ना। थोड़ा सा अब मैं आगे चल रहा हूं फटाफट से, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की ओर दौड़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी होगी। आज के दिन पे अपना कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो बचे हुए टाइटल थे वो हो गए। नेक्स्ट टाइटल उड़ो। हाँ भाई, अगला है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले एक बार के लिए मुझे सुन लेना, है ना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। देखिए साहब, दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। कौन कौन सी दो तरह की? फर्स्ट वन इज रिमूवेबल, ठीक है, एंड अदर वन इज नॉन रिमूवेबल। ऑब्वियसली रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। अच्छा, ये भी बात खत्म नहीं है। रिमूवेबल कब होती है? जब LHL इक्वल टू RHL हो। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब होती होगी? जब LHL इज, अब देखो, आज तक अपन ने बहुत बार किया LHL RHL के बराबर है। आज अपन इसको फीस मतलब एकदम 1 to 1 फील भी करेंगे, राइट है। कैसे जरा समझें। रिमूवेबल खुद भी दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार की होती है? फर्स्ट वन इज मिसिंग, ठीक है ना, एंड सेकेंड वन इज आइसोलेटेड, ठीक है।
आइसोलेटेड। बात समझ में आई? मिसिंग एंड आइसोलेटेड। अच्छा, ये जो है नॉन रिमूवेबल, इसके भी 3 बच्चे हुए, इनका नाम पड़ा कौन सा? फाइनाइट, ठीक है। दूसरे वाले का नाम इनफाइनाइट। ये सब डिसकंटिन्यूटी है साहब, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, राइट है। एंड द लास्ट वन वाज वेरी यूनिक नेम, किसी बच्चे का ऐसा नाम नहीं सुना आपने, ऑसिलेटरी, ठीक है ना। ये ऐसी हिलता हुआ है क्या नहीं? अच्छा, अब जरा इसे समझने का प्रयास करें। फाइनाइट ये किस्म क्या है? अच्छा, ये तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आज देखिएगा आप कैसा लगता है ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, समवॉट लाइक दिस। ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ अच्छा खासा जा रहा था, बीच में अचानक से कोई पॉइंट पे वैल्यू गायब हो गई, सही है। अच्छा, आइसोलेटेड कैसा होता था? आइसोलेटेड में क्या होता था? आइसोलेटेड में वैल्यू तो गायब हुई लेकिन मिल जाती थी, कि पता चला थोड़ी उचकी हुई थी, यहां मिली, यहां। समझ में आया आपको? ऐसा नहीं आया? जो वैल्यू ए पर है ना, थोड़ा सा अपन उससे ऊपर मिल गई, तो इट वाज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हो गई, वैल्यू आइसोलेट हो गई, और मिसिंग में तो गायब ही होगी, ठीक है ना। अब जरा इसको समझने का प्रयास करें, इसे रिमूवेबल क्यों बोला गया? देखिए, रिमूवेबल इसलिए बोला गया, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो था, दिस वाज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज आल्सो एक्स इज इक्वल टू ए। देखो, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे वैल्यू एफ ए से जरा सा इधर जाते ही ए प्लस एच, और ए से जरा सा इधर जाते ही ए माइनस एच। क्या आप में से सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ए प्लस एच और ए माइनस एच पे तो ग्राफ की हाइट बराबर है? अरे ए प्लस एच और ए माइनस एच पे तो ग्राफ की हाइट बराबर है, माने एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है, लेकिन वैल्यू ऑफ ए वो थोड़ा सा ऊपर है, वो तीनों के बराबर नहीं है। अगर कल को मैं ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बना पाता जिससे मैं ये वाली बिंदी जो है वहां से उतार के और यहां चिपका देता, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता कि नहीं होता था? हो जाता। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी दूर की जा सकती थी। कब दूर की जा सकती थी? जब मैं एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच के बराबर कर दूं, क्योंकि ये दोनों तो पहले से बराबर है। अगर मैं एफ ए की वैल्यू भी बराबर कर दूं उन दोनों के, तो ये डिसकंटिन्यूटी दूर हो सकती थी। सर ये कैसे दूर होती? मैं जानबूझ के ए की वैल्यू ऐसे लेके आता, जानबूझ के ऐड कराता फंक्शन में कि वो यहां करके बैठ जाती, और ये वाली डिसकंटिन्यूटी भी दूर हो जाती। इसका मतलब ये दोनों की दोनों डिसकंटिन्यूटीज दूर की जा सकती थी, इसीलिए इनको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया है ना। फिलहाल अभी आपको ये पता है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस हैं, इनकी किस्मत में डिसकंटिन्यूस होना लिखा है, तो अपन क्यों फेकर को दखल दें? तो इसको डिसकंटिन्यूस ही दिखा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होने का मतलब? दोनों ग्राफ का एक पॉइंट पे मिले हुए होना, उस खास ए पे दोनों वैल्यूज बराबर हैं, बीच में गैप है, सही है? बीच का पॉइंट जो है दैट इज आइदर मिसिंग और आइसोलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये कैसे डिसकंटिन्यूटी है? इसको देखो आप, इधर क्या हो रहा था, आपको पता चला आपका ग्राफ यहां से एक्स इक्वल टू ए पर गायब था। देखो जरा देखेगा, है ना, और आपको पता चला कि ये ग्राफ आगे यहां से चालू था। देखिए, अगर ग्राफ ऐसा होता तो आप में से कितने लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ टूट गया, माने डिसकंटिन्यूस हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ए, अगर मैं ए माइनस करता हूं तो एफ ए माइनस एच यहां है, ए से जस्ट पहले ए माइनस एच यहां है, और एफ ए प्लस एच ऊपर है। क्या आप ये जानते हैं कि दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई? क्या मैं एलएचएल आरएचएल कहूं? नहीं, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी तो श्योर होगी, डिसकंटिन्यूटी श्योर होगी। लेकिन अब की बार एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर नहीं थे, ठीक है ना। तो इसे सिर्फ फाइनाइट क्यों नाम दिया गया वो बताता हूं, वो तब पता चलेगा जब आप इनफाइनाइट को देख लोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही नाम पड़ गया इसका, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूं, सपोज मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू लिया और 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, राइट है, और उसके आगे लिया 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। इसको भी एक काम करते हैं, इक्वल टू इसे दान दे देते हैं, तो आप में से कईयों को पता चलेगा x लेस देन इक्वल टू 0 कहां मिलता है, ऊपर या नीचे? इधर। हाँ भाई, किधर मिलता है? इधर, सही, किधर? इधर। क्या आपको बात समझ में आई? x लेस देन 0 इधर मिलेगा। अच्छा, उधर आपको किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू 2 का, तो x लेस देन 0 होते ही y इक्वल टू 2 कर दूं, y इक्वल टू 2 विल बी ए लाइन एट द हाइट ऑफ 2। अरे नहीं समझ रहे आप, इतना सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा, और x ग्रेटर देन 0 माने इधर, और इधर मेरे को किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू 1/x, वो बेटा इनफाइनाइट से आ रहा है,
क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप बताओ, 2 से 0 से जस्ट पहले 2 माइनस एच पे ग्राफ यहां था, और ठीक 0 के आगे जाते ही ग्राफ कहां है? इनफाइनाइट। तो एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है। लेकिन एक और बात बताओ, आरएचएल पे वैल्यू कहां है और एलएचएल पे 2 पे, तो दोनों के बीच का गैप इज इनफाइनाइट। तो गैप इज इनफाइनाइट। जो डिसकंटिन्यूटी का जो लॉजिकल गैप है दैट इज इनफाइनाइट, बट हियर इट इज फाइनाइट। इट कैन बी काउंटेबल बट कैन नॉट बी रिमूवेबल, क्योंकि रिमूव करने के लिए पूरा ग्राफ ही मिटा के नीचे करना पड़ेगा, एक आधी पॉइंट से काम नहीं चलेगा। नहीं है आपको मेरी बात नहीं? अरे मैं तो साधारण हिंदी में बात कर रहा हूं, एकदम आम जन की बात। मैंने आपको बताया ना, मैथ्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आप समझो कि बहुत हाइपर है। हर बात आसान है। पता है, ग्राफ पूरा नीचे को करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए नॉन रिमूवेबल। एक आधी पॉइंट रिमूवेबल, यस आई कैन डू इट, है ना? अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, ऑसिलेटरी क्या होता है? ऑसिलेटरी का मतलब हो गया जब किसी खास पॉइंट पे अपने को ग्राफ ही नहीं पता, साला गया किधर, ठीक है ना? ग्राफ किधर गया, है ना? एग्जैक्टली किधर है? जैसे ऐसा कैसे हो सकता है सर, मुझे नहीं पता चले। जैसे तेरे को दे दिया किसी ने sin 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 when x इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ आप बताओ, x इज इक्वल टू 0 पर इट विल बी अरे सोचो ना, आप लिमिट काटोगे कि नहीं काटोगे? x इज इक्वल टू 0 रखते ही साइन इनफिनिट, एंड साइन इनफिनिट है -1 to 1 एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी? किसी को पता है क्या? -1 to 1 में 0 भी होगा, लेकिन हम कैसे श्योर हो जाएं कि ये भी 0 पे ही रुकेगा और वो भी 0 पे ही आएगा? -1 से 1 में तो इनफिनिट वैल्यूज हैं यार, वो तो किसी भी दरवाजे पर रोक सकती है ना? तो कहने मतलब डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी नोबडी नोस। ये तो ऑसिलेटरी है साहब। अगर कल को sin 1/x का ग्राफ आप कभी आप बैठ करके फुर्सत के लम्हों में बनाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा इसका ये ऐसा ग्राफ होता है, जिगजैग जिगजैग, फिर यो आराम से, फिर उधर की तरफ जिगजैग जिगजैग, और फिर यो आराम से। इसके अंदर के वो जो दोनों छोर है ना, जहां से स्टार्ट हुआ इधर और जहां से स्टार्ट हुआ इधर, वो किसी को नहीं पता कहां है। ये तो फिजिक्स में पढ़ी हुई होती है ना, कि जो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो फोटोग्राफी प्लेट जो है रेडियम के पास में रह गई थी कहीं, और आपको पता चला था वहां पे डॉट मिला था, तो लोगों ने कहा था कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड वॉज वेरी डेंस, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, कहां है पता नहीं कहां है, लेकिन इस जोन में सही है ना। बट ये जो कहते हैं ना इस जोन में, है ना, वो दैट इज मतलब वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट में तो प्रोबेबिलिटी कोई नहीं करेगा। मैं कहूं इस संसार में कहीं हूं, ये क्या बकवास है? एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता ना, सही है? वैसे ही है, अपन नहीं जानते कि ये कैसा है ना। तो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ऑसिलेटरी, है ना, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, खैर फिलहाल एक और चीज बताता हूं काम की। ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, एलएचएल का, दिस गैप इज नोन एज जंप उत्तर जंप, सही है। अब देखो ये क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एलएचएल माइनस आरएचएल का मॉड क्यों लिया? हमें क्या पता कौन बड़ा है, अपन तो माइनस करेंगे, मॉड काटेंगे, चैन की नींद सोएंगे, ठीक है ना, हो गया फटाफट। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको अतिरिक्त ज्ञान की आदत होती है, वो आपको ये बताएंगे नहीं ये किसने बता दिया, गलत बताया है, ये तो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड होती है, ठीक है ना। तो आप में से कोई घबरा मत जाना, है ना, ऐसे ज्ञान वगैरह वालों को, है कि नहीं। अगर कहीं आप फेस कर ले परेशान मत होना आप, इट इज फर्स्ट काइंड। अरे नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, जिस किताब से उन्होंने पढ़ा इसे फर्स्ट काइंड पढ़ा और बाकियों ने सेकंड काइंड इसे नहीं है। नाम भी देखो कितना यूनिक है, 2 प्रकार की होती है, कौन सी? पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की ठीक है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, खटाखट खत्म करो आप, चलो आगे। ये आपने ऐसे बना दिया तो ये तो फंस नहीं गया ज्यादा, क्या ठीक है, काम चलता है ना। हाँ भाई, डिसकंटिन्यूटी के प्रकार कितने, नाम क्या क्या? प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, है ना। रिमूवेबल कब? जब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। नॉन रिमूवेबल जब एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। नॉन रिमूवेबल के कितने बच्चे? पहले बच्चे का नाम फाइनाइट, दूसरे का इनफाइनाइट, तीसरे का ऑसिलेटरी।
सही है। फाइनाइट कब? जब दोनों के बीच का गैप, ग्राफ के LHL और RHL के बीच का गैप इज फाइनाइट, और दूसरे वाले में गैप इनफाइनाइट। सही है। अच्छा, ये मैंने इसलिए जानबूझ के एग्जांपल भी लगाता गया ताकि है ना जो भी याद आता गया, मैंने कहा चलो एग्जांपल भी हो जाएगा, चलो आगे, है ना, फटाफट। जैसे मैं आपके सामने तब तक बैठे बैठे एक दो चीजें और ड्रॉ कर देता हूं कल के दिन की। आप मेरे साथ मत करना प्लीज, है ना, आप तो सिर्फ देखो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सारी बातें कर रहा हूं। आप में से किसी को याद हो, हमने कल परसों, हमारी किस्मत थोड़ी बुलंद चल रही थी, हमने सिग्नम x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करा था। आप में से कई बच्चों को याद होगा, जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ करा था तो 0 पर डॉट आया था, 1 पे डॉट आया था और -1 पे डॉट आया था। एक से बड़ी वैल्यू जब अपन ने ली थी, एक से बड़ी वैल्यू पे तीनों पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ y इक्वल टू 1 आया था, y इक्वल टू 1 है ना, इट वॉज y इक्वल टू 1। अच्छा, जब 1 और 0 के बीच की वैल्यू जैसे 0.5 ली तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया था, y इक्वल टू -1। ठीक है। और जब मैंने इसके बीच की वैल्यू ली थी जैसे माइनस का 0.5, -0.5, माइनस का और प्लस का, तो पॉजिटिव वापस ऊपर आया था। सही है। एक से छोटी वैल्यू लेता हूं -1 से, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नीचे आ गया -1 है ना। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अब बताओ ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। अरे डिसकंटिन्यूअस हमें पता है, अब ना टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ ना, फाइनाइट या इनफाइनाइट। रुको, 1 पे बताओ, 1 पे। अरे नहीं, आप इनफाइनाइट फाइनाइट, ये क्या मजाक चल रहा है? पहले ये बताओ, ये वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूवल नॉन रिमूवल, ऐसे सोचा करो, क्योंकि रिमूवल में तो इधर की बिंदी उधर चिपका दो, काम चल जाता है। और दूसरी बात, LHL RHL बराबर होते हैं या नहीं होते रिमूवल में? अच्छा, इधर 1 पे बताओ, 1 पे RHL का है, 1 पे RHL का है, ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि 1 से इधर जाते ही, याद है, 1 से इधर जाते ही ऊपर और 1 से इधर जाते ही नीचे, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन रिमूवल। और गैप इज फाइनाइट, तो कहने वाला नॉन रिमूवल फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवल फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको याद दिलाता जा रहा हूं कि ये सब हमने पढ़ा है, हालांकि उस समय हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करी थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब हम लोग काफी खुल के बात कर सकते हैं। जैसे हमने शायद एक और करा था, सिग्नम -2 इंटू में sin x प्लस 1 इंटू sin x माइनस 1, राइट है। और ये हर π/2 माने 4n प्लस 1 π/2 पे 0 दे रहा था, π/2 पे 0, 3 π/2 पे 5 π/2 पे 0, ठीक है, और 9 π/2 पे 0, पीछे की तरफ माइनस का n की वैल्यू -1 लेते हैं तो अच्छा देखो π/2 अपन ने यहां लगाया है ना, ओरिजिन से थोड़ा इधर ले लेते हैं, माइनस का 3 π/2, सही है। ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू यहां आ गई। अच्छा, अब देखिएगा ग्राफ कैसा था वो बताता हूं आपको, ठीक है। इट इज π/2 ग्राफ था, और बाकी सारी वैल्यूज पे 1, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज पे 1, ऐसा। हाँ भाई, ये किस तरह की है डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? इस पॉइंट के इधर जाइए और इधर जाइए, क्या ये दोनों वैल्यूज LHL और RHL बराबर है? दैट इज रिमूवेबल। और ये वाला पॉइंट उठा के यहां लगा जा सकता है, इट इज मिसिंग या आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, मिसिंग में तो नीचे का पॉइंट ही नहीं होता, वो जो बिंदी जो आपको चिपकानी थी वो मिल ही नहीं रही थी, तो मिसिंग। और अगर आपको पता है नहीं भाई यहां लगी हुई, तो इट इज आइसोलेटेड। तो इट इज व्हाट? इट इज आइसोलेटेड प्लस रिमूवेबल, है ना। अच्छा, इट वॉज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट, ठीक है ना भाई। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये सारी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं, है ना। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे। ये इस चैप्टर पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डिलीवरी हो सकती है ना किसी पॉइंट पे, वो अपन ने कर लिया ऑलरेडी। आइए साहब, डेरिवेबिलिटी, फटाफट आइए, डेरिवेबिलिटी, है ना, उर्फ डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, आपने अगर पहली बात ही मिस कर दी तो 100% है कि आप बहुत सारी बातें और मिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं लाइन में होती हैं। मैंने कहा डेरिवेबिलिटी उर्फ डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब दोनों एक ही चीज है।
कई जगह आपको ये डेरिवेबल है ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाना इट इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, इंग्लिश तो सभी को आती है, तो 100% बात है, ये भी सभी जने जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन होने की क्षमता, माने इस फंक्शन का डी ओवर डी एक्स संभव है। आसान शब्दों में बात करते हैं, क्यों ऐसे कठोर टफ वर्ड्स क्यों यूज करूं, ठीक है ना। माने किसी चीज का डी ओवर डी एक्स पॉसिबल है या नहीं है हमें पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि हम अगले चैप्टर में डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, सही है। जब हम अगले चैप्टर में डी ओवर डी एक्स निकालेंगे किसी फंक्शन का, तो उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना किस फंक्शन का मुझे डी ओवर डी एक्स निकालना है, किसका नहीं निकालना। नहीं है बात, अरे मुझे पता ही नहीं होगा और मैं ऐसे भिड़ करके सबका डी ओवर डी एक्स निकालने के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो तकलीफ मुझे ही होगी बाद में। तो इससे बढ़िया पहले मैं जान लूं ना कि किस चैप्टर का डी ओवर डी एक्स संभव है, किसका नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू गेट डिफरेंशिएट, एबिलिटी टू गेट डिफरेंशिएशन, गेट डिफरेंशिएट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले सबसे आसान शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे को ईज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कि हम लोग समझ जाएं कि है ना डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, है ना भाई, कि मेरा डिफरेंशिएशन हो सकता है ना किसी फंक्शन का, क्या किसी फंक्शन का क्या बोला, हाँ अच्छा मैंने बोला कुछ बोल रहे है ना, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसकी एबिलिटी जो है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अब लेकिन ये तो क्या है, लेमैन लैंग्वेज है, आपको याद होगा मैंने ये बात आपके उसमें भी बोली थी, किसमें, कंटिन्यूटी में। मैंने कहा था अगर आम आदमी की जुबान में बोला जाए ना तो किसी ग्राफ के बनाते समय पेन का उठना नॉट मतलब डिसकंटिन्यूटी की निशानी है, और लगातार वो ग्राफ का बनना कंटिन्यूटी की। ये पहले लेमैन। अब आते हैं टेक्निकल वर्ड क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज टेक्निकली। टेक्निकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेक्निकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, यूनिक टेंजेंसी, सही है। टेक्निकली इट इज यूनिक टेंजेंसी, बात समझ में आई हमको। मतलब किसी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट का होना, ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर किसी एक ही टेंजेंट का होना, है ना, उसके डिफरेंशिएबल होने की निशानी है। मतलब मैं समझा नहीं, एक पॉइंट पे सब दो टेंजेंट भी हो जाते हैं क्या? हाँ हाँ, एक पॉइंट पे कब से दो टेंजेंट होने लगे हैं? अगर भाई वे आप गौर से देखें तो आपके लिए बिल्कुल सही बात बोली गई। जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है ना, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इसके बाजू बाजू टेंजेंट कहता हूं तो इट विल बी लाइक दिस, और इसके बाजू बाजू कहता हूं तो इसके बाद इट विल बी लाइक दिस। क्या एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट आए कि नहीं आए? अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट आए इसका मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं बना। अगर यूनिक टेंजेंट बनता तो कहता डिफरेंशिएबल है, लेकिन अभी क्योंकि दो टेंजेंट बन गए इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जिसे हम आम आदमी की जुबान में कहते हैं ना शार्प आ गया, इसका मतलब दो टेंजेंट आ गए, ठीक है ना, दो टेंजेंट आ गए। तो कहना मतलब ये कि टू टेंजेंट्स इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, और बिल्कुल आसान आसान शब्दों में अगला पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी ओवर डी एक्स। मतलब डी ओवर डी एक्स क्या होता है सर? पंगा ये कि डी ओवर डी एक्स क्या होता है ना। तो डी ओवर डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एम होता है ना। मैंने कहा हाँ सर एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। बिल्कुल, अब अगले के दिमाग में आया सर एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। तो ये क्या चीज है? मतलब मैं समझा नहीं, टेन थीटा कैसे क्या लेना जरा। हाँ ऑब्वियसली बात है, देख ये तेरा कोई ग्राफ था, सही है। इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे अपन ने कोई टेंजेंट खींचा। अगर टेंजेंट खींचा तो आगे पीछे जाकर के कहीं तो एक्स एक्सिस से टकराएगा, कुछ तो थीटा बनाएगा, और ये तो थीटा होगा दैट विल बी इंक्लिनेशन ऑफ दैट टेंजेंट लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ दैट टेंजेंट लाइन। ये तो थीटा होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पर इसका जो टेन थीटा होगा वो डी ओवर एक्स के इक्वल होगा। अच्छा, मतलब डी ओवर एक्स निकालना माने टेन थीटा निकालना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ये कि कोऑर्डिनेट का भी इससे अटैचमेंट होगा। ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम ही टेंजेंट एंड नॉर्मल है।
जिसमें दुनिया जहान के जितने भी कर्व हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं नहीं करते हैं, सबके टेंजेंट के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है ना। अगले पॉइंट आ जाओ, अगला पॉइंट लिखते हैं। और रेडी? अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बड़ा बकवास क्वेश्चन लेकिन बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। हम भी अपने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आते हैं मैथ्स के जितने भी सिपे सलार जो कहते हैं मैथ्स के टीचर बनेंगे, उनसे जरूर पूछते हैं कि भाई बताना बाद में, पहले हमारी एक छोटी छोटी परेशानी है उनको ठीक कर दो आप, ठीक है। और उनसे पूछते हैं बता भाई टेंजेंट क्या होता है? हाँ, टेंजेंट क्या होता है? इतने नीचे की बॉलिंग कि अगला के मतलब पता ही नहीं चले कि टेंजेंट। अब वो तो सोच के आता टेंजेंट में ये बताऊंगा वो बताऊंगा, हम पूछते हैं टेंजेंट क्या होता है वो बता दे, ठीक है ना। सोचते हैं टेंजेंट क्या होता है। कई बच्चे जैसा सभी लोग सोचते हैं बना के दिखाते सर ये टेंजेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम भी ये तो नहीं पूछ रहे होंगे कि टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट, ठीक है। अब कई लोग ऐसा आइडिया देते हैं कि सर टेंजेंट जो होता है वो टच करती हुई लाइन होती है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर। तो हम कहते हैं ये तो हमें ही पता था, टेंजेंट टच करती हुई लाइन होती है, लेकिन नहीं, है ना। अब पूरा बात को, टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग केस। ये वर्ड बहुत चमकते हुए वर्ड्स हैं मैथ्स की दुनिया में। इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि लिमिटिंग केस ऑफ, यही तो, अगर बंदे ने ये बोल दिया लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, हम तुरंत समझ जाते भाई पढ़ा लिखा आदमी, मैथ्स में कम से कम इसने बेसिक से बात उठाई है हर बात, ठीक है ना। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का क्या मतलब होता है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का मतलब होता है जैसे ये सपोज करो कोई कर्वेचर है, ठीक है ना, ये सपोज करो कोई पॉइंट ए है ना, इससे ये सीकेंट है। सीकेंट इज अ लाइन जो आर्क पार क्रॉस हो जाती है, सही है? अच्छा, ये इधर भी जा सकती थी, इट इज ऑल्सो ए सीकेंट। बात समझ में आई आपको? एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए बी मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मान लेता हूं कि एक कील लगी हुई है जिससे ये लकड़ी फंसी हुई है। अब मैं इसको खींच रहा हूं पूरी ताकत से नीचे, अगर मैं खींचूंगा तो थोड़ी देर बाद यहां से गुजरेगी, तो ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। और खींचा, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे मारा, डी यहां तक आ गया, राइट है। लास्ट में से बिल्कुल एकदम सटाते हुए बाहर ले आया, क्या लिमिटिंग केस हो गया कि नहीं हो गया? सीकेंट का बिल्कुल आखिरी केस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ही मैं इधर की भी लाइनों को खींचता हूं, रेडी? एक बार यहां, तो ये जो पॉइंट है दैट इज सी, और लास्ट में बिल्कुल टच करते हुए ले जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब ये कि आप में से कितने लोगों को समझ में आया कि इधर से मैंने राइट हैंड साइड के सीकेंट को टेंजेंट बनाया और उधर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड के सीकेंट को टेंजेंट बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप में से कईयों को पता चलेगा जिस दिन ये परफेक्ट टेंजेंट बन गया, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एकदम सीधी लाइन हो जाएगी एंड इट विल बिकम टेंजेंट। अब एक ही बात सोचना, दिमाग से सोच के जवाब देना कि मैंने कितने साइड के सीकेंट को टेंजेंट बना डाला, कितने साइड के सीकेंट को टेंजेंट बनाया? दो साइड के, एक राइट साइड के और एक लेफ्ट साइड के, सही है? इसीलिए ये वाली साइड की जो स्लोप कहलाती है वो कहलाती है राइट हैंडेड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैं एक मिनट लिख देता हूं, राइट हैंडेड स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक बार के लिए आपको ऐसे शब्द सुनने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैंने राइट साइड के सीकेंट को टेंजेंट बनाया और जब मैंने लेफ्ट साइड के बनाया तो इट इज लेफ्ट हैंडेड, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और जिस दिन ये दोनों बराबर हो गई, बिल्कुल स्लोप एकदम बराबर हो गई, उस दिन हमें एक लाइन जैसी फील आने लग गई। और जिस दिन ये दोनों लाइनें एकदम बराबर हो जाएंगी, उस दिन मेरे को लगेगा जैसे सिंगल लाइन बनी हुई है, सही है ना। और एक्चुअल में ये दो लाइनें हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है दैट इज नोन एज dy/dx, so it is right handed dy/dx, what else say RH dy/dx, सही है। और ये इट इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड dy/dx, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx निकालने की जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज नोन एज डेरिवेबिलिटी, दैट इज नोन एज डेरिवेबिलिटी। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनते ही राइट हैंडेड डेरिवेबिलिटी माने राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया। ये सबसे जरूरी निशानी है डिफरेंशिएशन की, क्योंकि डिफरेंशिएशन होते ही उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनता है, दो टेंजेंट मिलकर के एक दिखने लगते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए कहा जाता है यूनिक टेंजेंसी, एक ही टेंजेंट बना, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बना, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बना,
है ना, LSD इक्वल टू RHD, राइट है, LSD इक्वल टू RHD, है ना। ये कहलाती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जो अपन ये इतनी देर से बकवास कर रहे हैं ना, इस पूरे को लिखना इज नोन एज क्लासिकल एक्सियोमेटिक, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, है ना, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि मैं सीकेंड को घुमाता रहा, है ना। अच्छा, आप पहले इसको यहां तक लिख लें, एक आधी डायग्राम बना लें, ताकि आपको एक सोफिस्टिकेटेड आइडिया हो जाए। फिर अपन इस पे बात नहीं करेंगे, बस अपन याद रखेंगे, है ना। ये सब हो गया, ये सब हो गया, हाँ, चले आगे, चलो, रेडी। मुझे एक छोटा सा पॉइंट और समझाना है इसी के अंदर, ले लूं, है ना। मैं मान लेता हूं कि बस ये बिल्कुल बाहर आ चुका था, एकदम लिमिटिंग केस होने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको लिमिटिंग केस को दिखा रहा हूं जानबूझ करके ब्लू चौक से, ठीक है। बस ये लिमिटिंग केस होने में, इधर ये वाला लिमिटिंग केस होने में, जिस टाइम पे लिमिटिंग केस होने में ये वाला पॉइंट वाज x इक्वल टू a, सही है। अभी ये बिल्कुल सीधा नहीं हुआ है, होने में है, तो अभी भी हल्का सा ग्राफ को टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम B, क्योंकि B धीरे धीरे सरक करके यहां तक आ चुका है। B अभी A से थोड़ा सा आगे है। जिस दिन ये बाहर आ जाएगा B A पे ही आ जाएगा, B A पे ओवरलैप हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस B की जो वैल्यू होगी दैट इज A प्लस H, सही है, A से थोड़ा सा आगे इधर वाला। और उधर से देखा जाए C की वैल्यू की अगर बात करी जाए, C यहां तक आ चुका है, इट इज A माइनस H। क्या आप में से कोई ये बात समझता है कि मैंने स्लोप के बारे में बात करी है, और स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, याद आ गया। तो अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो सोचना जरा, अब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, राइट है, x की वैल्यू a है, फंक्शन का ग्राफ जिसके ऊपर बात चल रही है दैट इज y इक्वल टू fx, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं a, f ऑफ a, यस सर, x, y, यस सर, x की जगह पे a डाल रहा हूं, और x की जगह a डालते y इक्वल टू एफ ए, a, नहीं आया। अब की बार देखो, x की वैल्यू कितनी डाली a, तो x अगर a है तो y इक्वल टू एफ एक्स में x की जगह a डालता हूं तो y इक्वल टू एफ ए, तो दिस पॉइंट विल बी a, एफ ए। अब ये वाला पॉइंट बोलना, ये वाला पॉइंट इज a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच, सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट विल बी है ना a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, सही है। अब मैं आपसे इस साइड की, ये वाली जो ब्लू लाइन है, राइट हैंड साइड की ब्लू लाइन है ना, उसका स्लोप बोल रहा हूं, y2 माइनस y1, y2 माने ये एफ ए प्लस एच, माइनस y1 बोले तो एफ एफ ए, तो आई विल राइट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई x2 माइनस x1, a प्लस एच माइनस ए। क्या ये बात समझ में आई? और मेरे को इसको लिमिटिंग करना है, माने मैं इसमें जो ये h की दूरी है ना, इसको कम से कम कर दूंगा, एकदम मार्जिनली टाइट कर दूंगा। तो मार्जिनली टाइट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बात समझ में आई? उधर की तरफ से देखा जाए तो मैं जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड के स्लोप की बात करूंगा, ये हो जाएगा f a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई a माइनस एच माइनस ए, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हमें से कितने लोग समझ गए कि LSD ये होता है, RHD ये होता है? ये बात समझ में आ गई? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे के लिए हमारे लिए 2 फार्मूले पक्के हो गए, ठीक है ना। एनी फंक्शन इज, ये मेन लाइन है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a व्हेन LSD इक्वल टू RHD, राइट है। और LSD इज इक्वल टू व्हाट? LSD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई माइनस एच, क्योंकि a से कट गया, ठीक है। एंड RHD इक्वल टू
फटाफट पॉइंट नंबर 4 हो गया। ये बात याद रहेगी, LSD RSD है ना। चलता आगे। अब एक और बात सुनिएगा, पॉइंट है नेक्स्ट, अगला पॉइंट दे रहे हैं हम लोग, 5th पॉइंट, दैट इज डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल, ये अक्सर आपको है ना, ये चीज नोट्स में नहीं मिलती लोगों के जो अपन बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी बात है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। राइट है। अब आप सोचोगे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, कोई कॉफिशिएंट होता होगा अल्फा बीटा गामा लैम्डा म्यू वगैरह, है ना। लेकिन आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इज नथिंग बट डी ओड एक्स। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट माने डी ओड एक्स, समझ रहे हैं। हाँ भाई, अब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है ना, डी ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। पूरी बात सुनिएगा, एफ डैश ए, सही है, इसे एफ डैश ए कहते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माने एफ डैश ए। एफ डैश ए क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ ए का डिफरेंशिएशन नहीं, एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन सर एक्स इज इक्वल टू ए पे तो फंक्शन का डी ओवर डी एक्स तभी पॉसिबल होगा ना जब एल एस डी इक्वल टू आर एस डी होगा। तो याद रखना एक काम की बात, एफ डैश ए तभी दुनिया में आएगा, इसीलिए इसको लिखा जाता है एफ डैश ए जिंदा रहेगा। इंग्लिश में बोला जाता है एफ डैश ए एग्जिस्ट्स if what if LSD equal to RSD। अच्छा वो तो ठीक है सर, LSD equal to RSD तो एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एफ डैश ए खुद क्या होता है कि नहीं? जब LSD और RSD इक्वल होंगे तो उन दोनों की जो वैल्यू होगी वो एफ डैश ए ही कहलाएगी। अच्छा, जिस दिन वो दोनों बराबर होंगे तब वो दुनिया में आएगा और उन्हीं की वैल्यू ले लेगा। हाँ एग्जैक्टली यही बात आपको सुननी है। क्या? एग्जिस्ट इफ LSD इक्वल टू RSD। और ये भी याद रखना, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि एफ डैश ए जो होता है वो एक्चुअल में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच होता है, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच होता है ना। ये इसके दो बेसिक फार्मूले हैं कि एफ डैश ए क्या होता है। बस सुनना बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और ये ध्यान से सुनने से भी ज्यादा रटने की चीज है, हाथों हाथ। ये ऐसा नहीं है कि आप इस कमरे से बाहर जाओगे, घर पे पहुंचोगे, है ना, जिस समय आपको मौका मिलेगा नोट्स खोलोगे याद करोगे, नहीं, हाथों हाथ प्रेशर मार के याद करना है। अभी आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए। एफ डैश ए का नाम सुनते इसके दो फार्मूले थे, हाँ 3 थे, 3 कहाँ है? 3 ये और एक तीसरा फार्मूला है ना, ये बहुत काम का है, इसलिए इसको थोड़ा अलग चौक से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, है ना। और ये फार्मूले का नाम है क्रांतिकारी फार्मूला, ठीक है, इसलिए आप अलग से याद रख लेना, है ना। ऊपर वाला माइनस एच है, यहां अलग कर देता हूं, है ना, बहुत काम का फार्मूला है कि नहीं सर? ये कैसे फार्मूला है? अच्छा एक बात बता, लिमिट में एक्स की जगह पे क्या रखेगा? रखना जरा, एफ ए माइनस एफ ए 0 बाय 0 क्या करते हैं? लॉपिटल। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और एफ ए का 0 कांस्टेंट है ना, इसका 0। तो ऊपर से क्या बचा? एफ डैश एक्स, एक्स की जगह ए, एफ डैश ए आ गया कि नहीं आ गया? तो एफ डैश ए की जगह ये रख सकते हैं, क्या बुरा है? याद रहेगा, बहुत काम का, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोगों को LSD याद आ गया? LSD याद हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, एक सेकंड धीरे धीरे चबा के मेरे साथ, है ना। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, नीचे अच्छा ऊपर एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ऊपर एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, नीचे RSD में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, नीचे एच। क्रांतिकारी फार्मूले में एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। आप क्या होता है, भाग चाहते हो ऐसे जैसे ना स्प्रिंटर, मेरे को नहीं चाहिए वैसा, है ना, आराम चलो आप धीरे धीरे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच RSD, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच LSD,
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्रांतिकारी फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, है ना। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, है ना। हाँ, चीजें देखो, 2 क्वेश्चन करा के भाग जाऊं क्या मतलब है ना। पहले आपको फार्मूले तो याद हो। आज के दिन मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इतना तो बता सकता हूं, कम से कम कॉन्टिन्यूटी में अपन ने जितने क्वेश्चन करे ना, अब आप में से हर एक गधेड़े से गधेड़े बच्चे को पता है कि 1 पे कंटिन्यूटी का मतलब F1 इक्वल टू F1 प्लस इक्वल टू F1 माइनस H। ये बात पक्की है, सही है। अब आप में से कितने लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि LSD इक्वल टू, अरे LSD इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0, लिमिट S टेंड्स टू 0 ऊपर FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। अच्छा, ये F डैश है ना। अब एक और बात सुना, जैसे आप ये LSD कह रहे थे ना, इसको कुछ किताब वाले F डैश A माइनस B बोलते हैं। क्या आप ये बात समझते हैं? अच्छा, इसे क्या बोलते होंगे? F डैश A प्लस, ये भी आपको बताना चाहिए। नोटेशन पे तो खास तौर पे, क्यों? क्योंकि आईटी तो नोटेशन में पटकता है। अब आप में से कितने लोग ये बात समझ सकते हैं कि मुझे बता सकते हैं F डैश 2 प्लस इक्वल टू, रुको रुको पहले मैं लिखता हूं फिर आप बताना, लिमिट S टेंड्स टू 0 F 2 प्लस H माइनस F 2 अपॉन H। समझ में आया? 2 पर RHD, 2 पर RHD। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना। फटाफट से, है ना, एक छोटा क्वेश्चन हो जाए ताकि अपने को लगे कि हमने, है ना, जंग तो छेड़ी दी। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए इंटू फाइव एक्स, ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए इंटू फाइव एक्स एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितने लोग जानते हैं कि ये एफ डैश ए प्लस का मतलब क्या होता है? फार्मूला नहीं, RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। पहली बात बहुत अच्छा लगा, ये आपने तुरंत बोला RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी को फार्मूला याद है इसका? लिमिट x टेंड्स टू 0 F A प्लस H माइनस FA अपॉन H। अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी, सुना। F A प्लस H का मतलब होता है फंक्शन में x की जगह पर A प्लस H डाल दो। अगर मैं x की जगह A प्लस H डाल दूं तो F A प्लस H हो जाएगा। अरे हिंदी में तो बोल रहा हूं यार। x की जगह A प्लस H डाल दूं तो F A प्लस H हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ x की जगह A प्लस H डाला तो सभी जगह हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जैसे मैंने F A प्लस H बोला, मुझे इस मॉड में भी x की जगह A प्लस H माइनस A करना पड़ेगा और फाई में भी A प्लस H करना पड़ेगा। ये F A प्लस H बना। अरे F A प्लस H कोई ऊपर से थोड़ी ना आता यार, भगवान की दया से पढ़े लिखे सब अपन, ठीक है। अच्छा, F A का मतलब x की जगह A, x की जगह A डालते ही माइनस, सुना, A माइनस A इंटू फाइव ए, सही है। हर x की जगह A डाल दिया अपॉन नीचे कितना H। अब रुक करके मेरे साथ सोचना, ये सबको पता है A माइनस A 0, 0 की मल्टीप्लाई होते ही 0, तो ये पूरी पार्टी 0, तो हट ही गए। तो अच्छा, तब तक आपको बताइए ये कटा H पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्वांटिटी विल कम आउट ऑफ मॉड एज इट इज या माइनस के साथ? एज इट इज, तो ये एज इट इज बाहर आ गया, H मॉड से बाहर आ गया। इंटू यहाँ पे क्या हो गया, फाइव A प्लस H अपॉन नीचे कितना H से H काट दूं तो ये कितना हो गया, लिमिट H टेंड्स टू 0। अब H की जगह 0 रख दूं तो आंसर विल बी 5A। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आया? इसका मतलब F डैश A प्लस इज इक्वल टू 5A, सही है। अच्छा, जब तक आपने, ये तो बहुत सिंपल है, क्या करा, फार्मूले को भरा है, पूरा चैप्टर यही है। ये और मतलब आप यूं समझो 1 से 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट सब फायरिंग कर चुके हैं, मॉड मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर सब लगा चुका मैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट कुछ है नहीं, जो भी है छोटे मोटे कंसेप्ट है उनको जल्दी से अपन खत्म कर सकते हैं ना। तो ये तो हुआ आज के दिन का स्टार्टिंग, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब आप आ जाओ, शीट में काम दे देता हूं, अब खुला खेल हो गया है। हाँ भाई, आज के दिन के काम में मैंने आपको पिछली बार कोई काम दिया था, है ना भाई?
एक्सरसाइज 1, अब मैं आपको ये बता रहा हूं एक्सरसाइज 1 में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। रेडी, बता दूं? हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 में अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज 1 में अभी आपको क्वेश्चन नंबर 35 नहीं करना चाहिए बस। अभी तक तो 35 है ना, बाकी तो सब संभव है। 35 से पहले आप एक एक क्वेश्चन छांट सकते हो लगभग। एक इसके बाद में भी क्वेश्चन नंबर 20 ना करें, 21 ना करें, 22 ना करें, 23 ना करें, ठीक है, और 24 भी ना करें। 20 से लेकर 24 तक सही है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के पूरी तरह से इवन हाँ 25वां, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी से बाहर आ गया क्योंकि ग्राफ बेस्ड है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ना करें, ठीक है, 28 29 ना करें। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 14 नहीं करने चाहिए आपको, 13 14, ठीक है, ये आपको नहीं करने चाहिए अभी। ये कितने से रह गए डिफरेंशियबिलिटी के, प्योर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 2 कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, 2 करना है, ठीक है ना, 3 करना है, और 4 तो जरूर करना है आज के दिन, ठीक है ना, 5 करना है, 6 करना है, 7 नहीं करना। देखो कौन कौन से नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 नहीं करना पहला अभी तक तो, 1 और 7 सही है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बस 1 और 7 नहीं करना, ठीक है, बाकी तो पूरा लेवल 1 पूरा क्लियर है। अच्छा, अब ये थोड़ा मेरे को आपके साथ बैठना पड़ेगा इस एक्सरसाइज पे, ठीक है।